Assalamu alaikum. Topic is transformation properties of atomic orbitals. We have discussed this and आपको मैंने बता दिया कि phi is equal to यहाँ पे this two parts are there, r and r. This is radial part and angular part depends on the theta and phi. Okay, and this depends on n and l, and this depends on the mi and I. And the radial function determines the energy, and this determines the shape of the orbital. ठीक है बेटा, orientation जो आप सिमेट्री ऑपरेशन करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन से यहाँ पे एंगुलर पार्ट चेंज होगा, न कि रेडियल पार्ट. तो but all s, all p and all d orbitals are similar. They do not change with the change in the value of the n because it does not depend on the value of m. तो ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ. जो हमारे पार्ट का है वो यही चीज है. ठीक है, तो ये आपका ये जो इक्वेशन थी, वे इक्वेशन फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो फिर हम पहुंचे थे क्या, ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए ऑर्बिटल सिंबल क्या है, कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या हो सकती है, और एंगुलर पोलर एंगुलर फंक्शन क्या होगी. इससे क्या होगा कि जब हम आज पढ़ेंगे मैं आपको बोलूंगा कि एस की जगह क्या होगा, क्योंकि एस इज सिमेट्रिक. एस इज सिमेट्रिक, हाईली सिमेट्रिक, स्फेरिकल शेप है, हाईली सिमेट्रिक है. इसलिए अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, या एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जो भी होगा उसको हम मान के चलेंगे यहाँ पे जाके, दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्स. जैसे कुछ लोगों ने मैंने देखा कि जो होमवर्क भेजी है, मतलब एक्स का वैल्यू निकाला है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कल वाई का वैल्यू निकाला, जेड का वैल्यू निकाला. तो आज हम कुछ चीजें इस पे भी डिस्कस करेंगे. पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको और भी बताऊंगा. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स है, पी एक्स की जगह आपको यहाँ पे एक्स बाई आर जब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, एक्स बाई आर यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा कॉस फाई. दिस इज द एंगुलर पार्ट, साइन थीटा कॉस फाई. अब देखना, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई. एक्स बाई आर इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई. इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा. इसी तरीके से पी वाई के लिए मुझे क्या लिखना है, मुझे वाई बाई आर इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई. पी जेड के लिए जेड बाई आर कॉस फाई dx स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू फाई, साइन स्क्वायर थीटा मैं चेक करूंगा, जैसे मैं कॉपी बुक पे ही उतारा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू फाई, कॉस टू फाई. ठीक है, ये भी शायद और एक लिख सकता हूँ, डी जेड स्क्वायर. यहाँ पे जाके डी जेड स्क्वायर आपको एक्चुअल ओरिजिनल पता है क्या होता है, टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू, ये जो बराबर होगा ये होगा साइन स्क्वायर, सॉरी, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट, आपको ये भी जरूरत नहीं याद रखना, आगे आपको ये भी याद नहीं रखना है, आगे मैं बोलूंगा क्या याद रखना है, बट यू शुड नो. मतलब यहाँ पे जाके जो मैं आगे निकालने जा रहा हूँ वो आपको लगेगा कि वो इक्वलेंट है, वो हमें याद तो है, हमें क्या याद रखने की जरूरत है, बट वो कहाँ से आया, मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स से आता कहाँ से है, वो आपको मैं एक या दो एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा. पहले आप इतना सिंपल याद रखिएगा कि एक्स की जगह यहाँ पे इसका कार्डिनल फंक्शन क्या है, पोलर फंक्शन क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, डी वाई जेड डी जेड एक्स में इसको मिटाऊं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आपके पास है डी एक्स वाई की जगह लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई बाई आर स्क्वायर. इसी तरीके से डी वाई जेड की जगह लिखेंगे वाई जेड बाई आर स्क्वायर. इसी तरीके से यहाँ पे बेटा लिखेंगे डी जेड एक्स की जगह लिखेंगे जेड एक्स बाई आर स्क्वायर. तो इसकी जगह यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू फाई, कॉस टू फाई. फिर इसकी जगह क्या होगा,
साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, फिर लास्ट साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। देखिए बेटा, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी, बट जाके आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपको याद रहना चाहिए, या आपको ऐसे याद रखना है कि मतलब कॉर्डिनेट फंक्शन क्या है इसकी, ऑर्बिटल की कॉर्डिनेट फंक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको मुझे ये आपको दिखा दिया। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भेजूंगा ये टेबल पूरा, आप इसको देख भी सकते हो बाद में। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑर्बिटल को लेता हूँ, ऑर्बिटल dxy ऑर्बिटल। कैसे निकालते हैं हम इसको कैरेक्टर टेबल में, हम क्या क्या देखना है हमें कैरेक्टर टेबल में, dxy ऑर्बिटल एंगुलर फंक्शन ऑफ दिस ऑर्बिटल। अगर आप देखेंगे भी जो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा साइन टू फाई, वही लिखा शायद। अगर आप देखेंगे dxy को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू फाई। अब देखिए बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस फाई। किसकी जगह यहाँ पे बेटा आप देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे जाके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा की लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस फाई। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, जरूरत नहीं है ये चीज करने की, बस समझने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आपने ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका एंगुलर पार्ट है, इस एंगुलर पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बस और कुछ नहीं किया। अब मुझे मैथ नहीं आता है, आपको पता है कि आई एम नॉट द मैथमेटिकल स्टूडेंट, इससे थोड़ा सा मुझे इसमें हेल्प लेना पड़ता है आप लोगों की, क्योंकि आप ज्यादा जानते हो मेरे से मैथ। ठीक है, मुझे ऐसे ही याद करना पड़ता है, आप लोग से मास्टर हो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन टू फाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉस फाई, और बाकी जो है ही साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पे जाके बेटा देखिए साइन थीटा कॉस फाई टेबल अगर आपके पास है, जो भी आपने बनाया, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई की जगह आप लिख सकते हो एक्स बाय आर। आप जरा देखिए बेटा, एक्स बाय आर आप लिख सकते हो, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक्स बाय आर लिख सकते हैं, और इसकी जगह अगर आप देखेंगे वाई बाय आर लिख सकते हैं, वाई बाय आर। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 2 बाय आर स्क्वायर निकलेगा बाहर, बचा क्या एक्स एंड वाई। जो 2 बाय आर स्क्वायर है दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसके लिए जो यहाँ पे जाके हैं 2 बाय आर इज द कांस्टेंट, ये जाके ये कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट इनटू एक्स वाई। तो इसका मतलब आपको क्या निकला मैं बताऊंगा आपको यही याद रखना है। तो dx y की जो आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फंक्शन निकाला साइन स्क्वायर थीटा साइन टू फाई, जो आपका बराबर आया वो आपको इसके बराबर आया। तो इसका मतलब इसकी जगह एक्स वाई आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपने जाके इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद जो आपको बाइनोमियल सबस्क्रिप्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर टेबल में मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद किसी भी कैरेक्टर टेबल में आप देखेंगे जो आपको बाइनोमियल फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा इसके लिए dxy ऑर्बिटल के लिए मिलेगा आपको पॉलिनोमियल फंक्शन सॉरी एक्स वाई क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल फॉर एफ ऑर्बिटल। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस एक्स वाई विच इज सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस इज एक्चुअली व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस एंगुलर फंक्शन इनटू दिस वी फाइंड हियर एक्स वाई। हमने जाके यहाँ पे एक्स वाई हमें आया, तो इसका मतलब जो कैरेक्टर टेबल में एक्स वाई आया दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ dx y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्स वाई आएगा। जहां पे जाके आप कैरेक्टर टेबल में एक्स वाई देखेंगे इन द बाइनोमियल फंक्शन, जो आपका 4th कॉलम होता है, 4th कॉलम में जहां पे आपको एक्स वाई दिखेगा
that will be equivalent to that of dxy, that is the transformation for the dxy। तो हम उस इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंट हम वहां पे जाके यहाँ उस जो भी फंक्शन होगी, जो भी सिमेट्री वहां पे जाके होगी, उसको हम यहाँ पे जाके ट्रीट करेंगे इक्वलेंट टू दैट ऑफ dxy। आपको करना क्या है, देखिए बेटा, मैं क्यों आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपको भी निकालना क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली आपको निकालने विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल। हम क्या करेंगे अभी काम, आपको अभी देखना है कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। देखो कहीं कहीं पे आप बोलते हैं कि सर पॉसिबिलिटी देयर, पॉसिबिलिटी है कि DsP2 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सर sp2, यहाँ मैं यहाँ पे कहूंगा कि D2P2 भी पॉसिबिलिटी है। आप इस पॉसिबिलिटी को नहीं लेते हो, बट कभी कभी आप बोलते हो कि सर सिमेट्री के हिसाब से ये करेक्ट है, कभी कभी बोलते हैं एनर्जी के हिसाब से करेक्ट है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ओनली सिमेट्री के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे। विद रेस्पेक्ट टू सिमेट्री विच हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन विच ज्योमेट्री, मतलब मैंने अभी ज्योमेट्री कोई उठाई, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा विद द हेल्प ऑफ करेक्ट टेबल मुझे बताओ विच हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन दिस केस, तो उसको आप डिराइव करो। वही जाके मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो dxy की, जो आपको यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट d ऑर्बिटल में है या अदर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल f के केस में x होगा, सबस्क्रिप्ट में जो f के ऑर्बिटल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा ऑर्बिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनी पॉइंट ग्रुप करेक्ट टेबल। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये जो यहाँ पे जाके आपको मिल रहा है, ये आपके जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मिलता है कैरेक्टर टेबल में, ये बाइनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं सेकंड एग्जांपल जरूरत नहीं है आप क्योंकि मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है, मुझे जो एग्जांपल से आपको समझाना है। तो मुझे यहाँ पे आपको इतना कहना था कि किस तरीके से करते हैं। अब आप देखिए बेटा, जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी जो भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हो, उसके लिए हमें क्या चीज जरूरत होता है, सबसे पहले या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे निकालते हो आप पहले देखते हो कि कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसके कौन से लिगेंड्स हैं। ठीक है, और पॉइंट ग्रुप टू विच द जो भी उसका पॉइंट ग्रुप होगा वो किसके बिलोंग कर रहा है, और उसका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद आप उसमें जाके देखते हो कि मतलब कौन कौन से लिगेंड और कहाँ पे उसका स्पेशल अरेंजमेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी क्या है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो हम पहले देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में कि सेंट्रल मेटल आयन किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, उसके कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए हैं, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप जैसे आप देखते हो कौन सा यूज होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है कि वी आर यूजिंग द LCAO मेथड, वो हम मेथड यूज करते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं जनरली, वो आपको पता है कि हम सबसे पहले ये चीज करते हैं कि हम वहां पे देखते हैं कि जनरली जो भी ऑर्बिटल यूज होते हैं फॉर बॉन्डिंग, या जो भी हम यूज करते हैं बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडेशन के लिए, क्योंकि हम वही जाके यूज करेंगे जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। जनरली वैलेंस ऑर्बिटल यूज करते हैं हम किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के। आप देखिए हर एक में जाके उसका कंसेप्ट ही वैसे है, जो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है वो वैलेंस ऑर्बिटल के लिए है। ठीक है, तो जो इनर कोर है, इनर कोर के साथ हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो वैलेंस ऑर्बिटल्स को हम लेते हैं, फिर जाके देखते हैं कि वहां पे जाके किस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड है, फिर हम किस तरीके से इसमें हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। ठीक है, आपको ओरिएंटेशन, इसलिए मैं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लोअर मतलब फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में जरूर बोला होगा, बेटा एक मिसकंसेप्शन है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर हम हाइब्रिडाइजेशन से हम बता सकते हैं ज्योमेट्री, बट दैट इज द रॉन्ग मेथड, रिमेंबर दिस, दैट इज द रॉन्ग मेथड। कि मैं आपको बोलूंगा कि बेटा मैं हाइब्रिडाइजेशन जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री। वो तो सही है, मतलब बता सकता हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है, you should first know the geometry, because hybridization is a theoretical concept. You should first know the geometry and then you can decide which hybridization is possible in this molecule. Actual is this, मतलब जो हाइब्रिडेशन दी गई वो इसी बेस पे दी गई कि मतलब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये है और पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन इसकी ये है। ये नहीं हम उल्टा करते हैं, क्वेश्चन में हम उल्टा करते हैं, हमें हाइब्रिडाइजेशन ये आई D2sp3 या DsP3 या DsP2 आया तो हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, D2sp3 आया तो हम बोलते हैं सर ऑक्टाहेड्रल। अदरवाइज क्या है कि आपको पहले ज्योमेट्री पता है, उसके बाद हम उसमें बोलते हैं कि विच हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। अब मुझे ये कुछ नहीं कहना है, यहाँ पे जाके हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीजें। ठीक है,
आप इसको याद रखिएगा, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या क्या याद रखना है, जो आपका बाइनोमियल फंक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स की जगह आपको एक्स मिलेगा, सिंपल कैरेक्टर टेबल में, पी वाई की जगह आपको मिलेगा वाई, पी जेड की जगह आपको मिलेगा थर्ड कॉलम में आपको जेड मिलेगा, ठीक है। मतलब जहां पे जाके आपको एक्स होगा, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल A1, A2, B1, B2, E जो आपको मिलते हैं यहाँ पे जाके मुल्कन सिंबल। इस मुल्कन सिंबल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अगर x होगा तो आप बोलेंगे ये जो मुल्कन सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट द px, दिस रिप्रेजेंट द, क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा dxy की केस में, तो dxy की केस में हमें जो सबस्क्रिप्ट नीचे होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या आया, xy, सिंपली xy। इसी तरीके से px के लिए x आता है, py के लिए y आता है, pz के लिए z आता है। इसी तरीके से आप देखेंगे बेटा dxy के लिए xy आएगा, dyz के लिए yz आएगा, dzx के लिए zx आएगा, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। एंड dz स्क्वायर के लिए याद रखिएगा, dz स्क्वायर के लिए जनरली z स्क्वायर नहीं आता है, z स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं आता है। जनरली क्या होता है, x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है और z स्क्वायर होता है। क्योंकि dz स्क्वायर आप ट्रीट करते हो इसको इक्वल एस, जैसे एस के लिए भी क्या आता है, एस के लिए आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता है। मतलब हर एक इक्वलेंट ओरिएंटेशन हर एक एक्स एक्सिस के थ्रू भी है, वाई एक्सिस के थ्रू भी है, जेड एक्सिस के थ्रू भी है, तो इसे हाईली सिमेट्रिक है। तो डीजेड स्क्वायर और एस के लिए आपको ये चीजें आपको यहाँ पे जाके बाइनोमियल, यहाँ पे जाके आपको बाइनोमियल जो आपका कॉलम है उसमें जाके आपको ये कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, ये आपको याद रखना है। ये याद रखने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत इजी होगा। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक मॉलिक्यूल को उठाएंगे, मैं आपको उसको दो मेथड से भी दिखाऊंगा। आप जिस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर सिग्मा बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको समझिएगा अच्छे से। हाइब्रिड अभी तक क्वांटम थोड़ा सा यूज हो रहा था, वो आपने पढ़ा भी होगा मेरे से अच्छा, सिग्मा बॉन्ड। इस वजह से एक बार मैंने इस यूनिट को दिया था मंजूर सर को पढ़ाने के लिए, मंजूर डार सर को, बट लेटर ऑन फिर बोला गया कि आप ही पढ़ा इसको, क्योंकि मुझे इसमें बस इस पॉइंट के लिए मुझे फिजिकल वालों की जरूरत पड़ती है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है, फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, फॉर एग्जाम्पल D4H पॉइंट ग्रुप, दिस इज द ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे जाके टेट्रा कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, और जो अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे इस मेटल के, ये जो कंबाइन होंगे 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द 4 इक्विवेलेंट ml सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने ये लिया तो ये ml4 होगा, और जो ml4 होगा इसमें जाके 4 ml सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। There will be formation of 4 ml sigma bonds, and for the formation of 4 L sigma bonds there must be 4 hybrid orbitals, 4 hybrid orbitals। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे वो हमें देखना है, दैट इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जहां पे जाके कौन कौन से होंगे, और जो यहाँ पे जाके एज्यूम करेंगे हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर लोब्स डायरेक्टेड टू द लिगैंड। ये जो मेटल के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो लोबस होंगे वो डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स द लिगैंड, और वो बनाएंगे फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स जो होंगे, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे जाके हम बनाएंगे, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो हम बनाएंगे। देखिए बेटा, आपके पास है M, L, L, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ये पूरा समझना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा R1, R2, R3, R4। इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री इज D4H, R1, R2, R3, R4, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में कैरेक्टर करेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, टाउ सिग्मा निकालेंगे, ठीक है। ईच क्लास जो भी इसमें D4H में जो भी है, C4 है, क्योंकि बार बार आप नहीं बोलेंगे, C4 है, C2 है, सिग्मा B है, सिग्मा D है, S है, इन्वर्जन है,
मतलब इसमें इतने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर है, पता है आपको स्क्वायर में क्या क्या प्रेजेंट है सिमेट्री एलिमेंट, क्योंकि अब आप ये बेसिक नहीं पढ़ रहे हो, अब आप हायर पढ़ रहे हो, तो D4 में आपको पता है कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। जब हम इन सिमेट्री एलिमेंट्स पे जाके इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें इस सिमेट्री एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर आप इसका क्या निकालेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक का निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, आप हर एक सिमेट्री एलिमेंट के लिए निकाल लेना घर पे। मैं आपको इसका इजी मेथड भी बताने जा रहा हूँ और जो लेंथी प्रोसीजर वो भी बोलूंगा, दोनों मेथड से आपको इक्वल आएगा। देखना बेटा, देखिए बेटा, आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, होप सो कि आप उसको सीरियसली लेते होंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब देखिए बेटा मैं कैसे दिखा रहा हूँ, मैं इस वक्त R1 मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, बेस इज अ वेक्टर नॉट कार्टेशियन, ये मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि मुझे इसका जो बेसिस है दैट इज अ वेक्टर। अब देखिए आप क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, R1 R2 R3 जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा R4, ये न्यू बनेगा, डैश 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 करूंगा क्योंकि ये न्यू बनेगा जब मैं ऑपरेशन करूंगा। कौन सा ऑपरेशन, मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ दैट इज C4 1 ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आइडेंटिटी पे आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं ये वाला ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, मुझे यहाँ मैंने गलत बनाया इसको, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे खींचूंगा, एम सॉरी एल की जरूरत नहीं, एल 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 एल, यहाँ पे R1 R2 R3 R4। जरा देखिए आप बेटा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपके लिए, अदरवाइज ये बुक्स पे नहीं होगा, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। R1 R2 सिर्फ समझाने के लिए, R4 R1 R2 समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, बाद में कोई ना बोलेगा सर आपने क्यों किया, आपने क्या, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ। अब जब हमने C4 1 किया, C4 1 का मतलब क्या है, C4 1 का मतलब क्या है, यहाँ से एक्सिस आई, अब रोटेट हुआ 90 डिग्री, मतलब R1 कहाँ जाएगा, अब देखिएगा ये 4 है, ये 4 है R4, ठीक है, ये है R1 जाएगा R2 की जगह, R2 जाएगा R3 की जगह, R3 जाएगा R4 की जगह, एंड R4 विल गोज बाय R1, ठीक है। अब देखिए R1 में चेंज हो रहा है, नहीं, R1 does not change in the R1, 0। R1 R2 में चेंज हो रहा है, R1 R2 में चेंज हो रहा है, यस 1, जो मैंने आपको फर्स्ट डे लेक्चर पढ़ाया, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। R1 R1 में चेंज हुआ, नो सर। R1 R2 में चेंज हुआ, यस सर, R1 R2 की जगह लेगा, R1 R3 की जगह नहीं, R1 R4 की जगह नहीं, R2 R1 को यहाँ पे रिप्लेस करा नहीं, R2 R2 में 0, R2 R3 में जा रहा है 1, फिर 0, R3 किस में जाएगा, 4 में, सीधे R3 जाएगा R4 में 1, बाकी सब 0, R4 जाएगा R1 में 1, 0 0 0। अब देखिए कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, हम कैरेक्टर निकालते हैं बेटा, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालते, ये देखिए आप, जब कैरेक्टर निकाला C4 1 का आया 0, कैरेक्टर है C4 1 के लिए 0, बात खत्म। टाउ सिग्मा निकाला, इसका सिग्नेचर उठा के रखते, क्योंकि मैं इसी को मिटा के दूसरा बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अब जाके इसी में जाके आपको C2, क्योंकि C2 इसमें बहुत सारे हैं, आपको विजुअलाइज करना है। एक C2 वो है जो आप देखिए बेटा, एक C2 वो है जो आप यहाँ से डाल रहे हो, ये वाली C2, ये दो है यहाँ से अपोजिट साइड पे जो जा रही है, मतलब यहाँ से अगर मैं इस साइड, इस जिसमें यहाँ पे मैं डैश रखा वो डबल डैश, यहाँ पे दो C2 हैं। जब आप ये C2 कर रहे हो, आप देखना जरा, यहाँ पे जब मैं ये C2 कर रहा हूँ, ऐसे पलट रहा हूँ, तो R4 R1 की जगह एंड R1 R4 की जगह, पहले आपको यही समझना है कौन किसकी जगह ले रहा है, ठीक है। R4 विल चेंज इनटू R1 जब ये वाली C2 डाल रहा हूँ, C2 आप देखिएगा कौन सी आपने डाली, तब जाके आपको ये करना होगा। R4 will change into R1 and R1 will change into R4। Similarly, जब आप जाके इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, R3 जाएगा R2 की जगह, R2 जाएगा R3 की जगह। जब आप ये वाली डालेंगे, ये वाली C2, तब जाके क्या होगा, R2 R1 की जगह और R1 R2 की जगह, फिर इसी तरीके से R3 R4 की जगह और R4 R4। अगर नहीं समझ आया तो बता देना। अब देखिए इसके लिए जो मैंने ये वाली एक डायग्राम एक यहाँ पे जाके C2 ले रहा हूँ, दूसरे के लिए सिमिलरली होगा, बट अगर आप डायगोनली कर रहे हो तब जाके डिफरेंट आएगा।
तब उस C2 के लिए अलग आएगा, क्योंकि क्लास ऑफ C2 इज डिफरेंट। हर एक क्लास के लिए आपको अलग करना है, हर एक क्लास C2 के लिए आपको अलग देखना है। अब देखिए इस वाले C2 के लिए ये C2 और ये C2 सिमिलर रहेगा, फिर जो मैं ये डायगोनली डालूंगा उसके लिए अलग आएगा क्योंकि वो अलग क्लास है। अब देखिए बेटा R1 चेंज टू R1 नहीं, R1 सीधे में जिसमें चेंज हो रहा है उसमें 1 लिखूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। R1 R4 में चेंज होगा जब ये करूंगा, ठीक है, ये वाला मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ये वाला R1 R4 की जगह R4 R1 की जगह, मतलब R1 R4 की जगह 1 और R4 जो है वो R1 की जगह 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0। अब देखिए R2 R3 में 1, R3 R2 में यहाँ पे 1, इसमें भी 0 0 0 0 0 0। अब डायगोनल देखिए फिर से 0। C2 ये वाली C2 0। अब अगर आप ये वाली C2 लेंगे, ध्यान देना कौन सी वाली C2 बोल रहा हूँ, ध्यान देना बेटा फर्क कितना आएगा, ठीक है। अब आप ये वाली C2 लेंगे जो यहां से जाएगी R1 एंड R3 के बीच में जाएगी एंड ओनली द शिफ्ट विल बी R2 जाएगा R4 की जगह, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, यदि मेरा कुछ नहीं कंप्लीट किया, जस्ट स्टार्ट किया, जब R1 एंड R3 remains in the axis, only shift R2 and R4। अब देखिए क्या होगा, देखो R1 में यस, R1 R2 बाकी सब 0, फिर R3 में भी ऐसा ही है, R3 में चेंज हो रहा है, बाकी देखो अब R2 एंड R4, R2 जा रहा है R4 में और R4 जा रहा है R2 में, तो इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पे 1, R4 जाएगा R2 में, यहाँ पे 1। अब देखिए इसका क्या निकलेगा डायगोनली, 1 and 2, कैरेक्टर विल बी 2, इस C2 के लिए कैरेक्टर विल बी रिमेन्स 2। अब जो ये लेंथी प्रोसीजर है, हर एक क्लास के लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स, फिर जाके आप निकालेंगे, ये बहुत लेंथी है, ठीक है, इसको हम ओमिट करेंगे, मगर मैंने मेथड आपको दिखा दिया। ये भी एक मेथड है, मतलब आपने C4 1 के लिए निकाला, आपने C2 1 के लिए निकाला, दूसरी C2 डैश के लिए भी निकाला, और फिर थर्ड C2 भी है जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से आपके ओर से नजर आ रही है और बोर्ड के अंदर से, बट यहाँ पे जब आप शिफ्ट होगा वो 180 90 नहीं करेंगे, 180, वो भी एक C2 है, उसमें भी सब चेंज होगा, उसमें भी आपको देखना होगा, उसमें भी 0 आएगा, ठीक है, कैरेक्टर विल बी 0। अब देखिए सिंपल तरीका क्या है, ये मैंने एक तरीका बता दिया जो आप कर सकते हो, आप कीजिएगा इसको, आपको मजा आएगा, रफ पे कीजिएगा, जिसको नहीं आएगा मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अब बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, L R1 R2 R3, सिंपल। आप लिखिएगा पहले क्या है ये पॉइंट ग्रुप, D4H, E है इसमें 2 टाइम्स C4 क्लास, फिर क्या है C2, फिर 2 टाइम्स C2 डैश, फिर 2 टाइम्स C2 डबल डैश, एक अपोजिट फेसेस पे, एक डायगोनली दो C2 और एक C2 वो जो जहाँ से C4 है, बस फर्क इतना है, C4 में क्या कर रहे हैं, C4 में हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके हम 180 कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बेटा जब इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा बट वो किसी के साथ यहाँ पे जाके मैच नहीं करेगा, तब ये C2 हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इन्वर्जन प्रेजेंट है, मुझे आगे लेना पड़ेगा इसको, इन्वर्जन इज प्रेजेंट। इसी तरीके से 2 टाइम्स S4 प्रेजेंट है, सिग्मा H भी प्रेजेंट है, 2 टाइम्स सिग्मा V भी प्रेजेंट है और 2 टाइम्स सिग्मा D भी प्रेजेंट। इसको आप 4 टाइम्स सिग्मा D बोलते हो, वो एक्चुअली 2 सिग्मा D होते हैं उसमें, ठीक है। ये चीजें आपको प्रेजेंट है। अब देखिए आप क्या करना है, अब बहुत सिंपल तरीका है, R1 R2 R3 R4। अब आप एक काम कीजिए, टाउ सिग्मा निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका, टाउ सिग्मा इसको बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आपको क्या करना है, आप सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, जब आप ऑपरेशन करेंगे, अगर यहाँ पे जाके आप शिफ्ट हो रहा है, इफ देयर इज ए शिफ्टिंग, अगर यहाँ पे जाके इसमें जाके जो बॉन्ड वेक्टर आपने लिया, अगर यहाँ पे जाके जो मेथड आप यूज करने जा रहे हो, इस मेथड में करना क्या है, इस मेथड में आपको ये करना है, द कैरेक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा वेक्टर्स अनशिफ्टेड बाय द सिमेट्री ऑपरेशन।
जो अनशिफ्ट रहेगा, अनशिफ्ट जो रहेगा वो यहाँ पे जाके इक्वल टू क्या होगा, कैरेक्टर के बराबर, एक कैरेक्टर के बराबर, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे जाके अनशिफ्ट, अगर शिफ्ट हुआ तो फिर 0 लिखना है, 1 फॉर अनशिफ्टेड एंड 0 फॉर शिफ्टेड, बस ये याद रखना है। अब देखिए बेटा, जब मैंने यहाँ पे जाके ई करूंगा, ई का मतलब क्या है, नथिंग टू डू, ई का मतलब क्या है, नथिंग टू। अब वैसे भी ई कीजिए आपको यही आएगा। अब यहाँ से ई कीजिएगा, नथिंग टू डू मतलब अनशिफ्टेड सबके सब, चारों के चारों वेक्टर, मैटम नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज 5 लिखना पड़ेगा जो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। तो इसलिए यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा 4, 4 के 4 वेक्टर्स रहेंगे अनशिफ्टेड, बात खत्म, यही चीज है। तो C4 देखिए, C4 जब मैं डाल रहा हूँ तो जाके R1 R2 में चेंज हो रहा है, R2 R3 में चेंज हो रहा है, R3 R4 में चेंज हो रहा है, R4 R1 में चेंज हो रहा है। ऑल द वेक्टर्स R1 R2 सब चेंज हो रहा है, कोई भी यहाँ पे जाके अनशिफ्टेड नहीं है, सबके सब शिफ्टेड है, तो इसलिए जाके यहाँ पे आएगा 0। अब C2 का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, एक वो C2 जो मैं भी आपको बोल रहा उसका आपको 0 आ रहा है, जब आप यही वाली लोगे बट 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करेंगे तब भी जाके सब शिफ्ट होंगे। अब देखिए R3 जाएगा R1 की जगह, और R1 जाएगा R3 की जगह, फिर R2 जाएगा R4 की जगह, R4 जाएगा R2 की जगह, इसका मतलब सब चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, इसमें 0। दूसरी C2 डैश जो होगी वो C2 डैश होगी, वो आपको, आप ख्याल रखेंगे इसका, जो डायगोनली होगी, ये वाली जो यहाँ से आएगी R1 और R3 के बीच में जो जाएगी। अब इसमें R1 एंड R3 विल रिमेन अनशिफ्टेड बट R2 एंड R4 शिफ्टेड। R1 and R3 will remain unshifted as the axis passing through R1 and R3 vector. So there is a 2 unshifted. But if the C2 axis passing through the opposite sides of this square, then R1 will change into R4 and R4 will change into R1, R3 will change into R2, R2 will change into R3, 0. अब इसी तरीके से इन्वर्जन में देखिए, इन्वर्स में आपको पता है कि एवरी एटम चेंजेस, तो पता है जब एटम चेंज होगा तो ये वेक्टर भी चेंज होगा, R3 जाएगा R1 की जगह, R1 R3 की जगह, R2 R4 की जगह, R4 R2 की जगह, 0। S4 में C4 पहले है ही, इससे पहले से 0, बात ही नहीं है। सिग्मा H में सबके सब अपनी जगह रहेंगे वेक्टर, तो इसलिए जाके 4, ठीक है बेटा, इसलिए जाके यहाँ पे 4। अब देखिए सिग्मा V में वही बात है, फिर से सिग्मा V में फिर से वही बात है। सिग्मा V में क्या है बेटा, सिग्मा V में अगर आपने ये वाला किया, सिग्मा V जान जाना बेटा क्या चीज है। सिग्मा V में आप जब लेंगे ये वाला सिग्मा V जो R1 एंड R3 के बीच में प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन जहां से आपका एक C2 जा रही है, उसमें जाके these two remain अनशिफ्टेड, इससे 2 अनशिफ्टेड। और सिग्मा D क्या है, अपोजिट फेसेस पे, अपोजिट दिस साइड पे ऐसे, उसमें सबके सब होंगे रिफ्लेक्ट, इसलिए यहाँ पे 0, बात खत्म। अब ये आपको आया, देखो जिसमें आपको 0 आया उसको करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको ये आया, आपको D4 जो आया इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट बना लूंगा आपको करने के लिए। E है, C4 हटा दूंगा, 2 टाइम्स C2 डैश, और मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे जाके सिग्मा H है, और यहाँ पे जाके 2 टाइम्स सिग्मा V, बस बाकी सबके सब 0 हो गए। क्योंकि जब मैं रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करूंगा, रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करने पे मुझे 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाता है, इसलिए मैं पहले से उसको 0 करके रखूंगा, मैं उसको यहाँ पे ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि 0 बाई डिवाइड बाई एनीथिंग वो जाके 0 हो जाएगा, इसलिए उसको मैं यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करूंगा, समझिए आप। अब टाइम चूंकि हो चुका है तो आगे मुझे क्या करना है वो देखिए, अगर कोई करेगा दैट विल बी वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे आप आगे क्या करना है, अब आपको D4 का कैरेक्टर टेबल लेना है। जब आप कैरेक्टर टेबल लेंगे तो ये वाला स्टेप आप कर चुके हो ऑलरेडी, कौन सा, आपको अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट यू यूज द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, इसकी जगह क्या है, यहाँ पे जाके आपके पास 4 है, 2 है और 4 है, और यहाँ पे जाके 2 है। अब आप वही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, मतलब आपको जब कैरेक्टर टेबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल A1 डैश इक्वल टू 1/4 आप क्या, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, 4 इंटू कैरेक्टर टेबल का फॉर एग्जाम्पल 1 है, 4 इंटू 1 इंटू दिस, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स विल बी दिस, हाउ मेनी टाइम्स विल बी A2, हाउ मेनी टाइम्स विल बी E, जो भी कैरेक्टर टेबल में होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा,
बट अगर किसी को करना चाहता है वो यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, E2 क्या आएगा, E2 डैश क्या आएगा, यहाँ पे जाके क्या आएगा। फिर इसके बाद आपको विद रेस्पेक्ट टू A1 देखना क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है, CX है, TY है, S है। फिर A2 के E के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्बिटल है, फिर इसी तरीके से D1 के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्बिटल है, क्योंकि आपको थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में वो दिया रहेगा। तो अगर आपको आएगा दैट विल बी वेरी वेरी गुड, अगर नहीं आएगा आई विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर किसी को क्वेश्चन है तो फिर मैं फिर से ज्वाइन करूंगा। अगर